नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं काफी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एक सीरीज को जिसमें रेलवे में पूछे जाने वाले सभी पीवाई के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक रेलवे की परीक्षाओं में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें ही हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज के अभी तक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 24 पढ़ा चुका हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं एक क्लास जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 25 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इस श्रृंखला से आपकी एग्जाम 100% तय है बनना। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लिया और इनके नोट्स बना लिए तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपका एग्जाम इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल आप इसमें कंटिन्यू बने रहें। और अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दी गई है अपने चैनल पर, वहां जाकर आप टोटल प्रैक्टिस सेट को 1 से 25 तक कंप्लीट कर लीजिए। तो 500 क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग इस सीरीज में पहुंच चुके हैं और इसका फायदा हम लोगों को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 25 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को जहां हमें फायदा ही फायदा होने वाला है। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं। बिना देर किए हम लोग शुरू कर लेते हैं। आज के टॉप 20 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से संबंधित सभी आने वाले और पूछे गए प्रश्नों को आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की सीरीज। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होता है। और सेशन शुरू होने के पहले मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करें और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो यहां से आप लोगों को पूरा हेल्प जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए तो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन आप लोगों का बायोलॉजी से देखने को मिल रहा है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलता ही है। एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है आप लोगों को बताना है। आरआरबी एग्जाम में ही पूछा गया है, रेलवे की किसी परीक्षा में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और इसको ध्यानपूर्वक समझने का, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा गलत किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। पूछा ये जा रहा है आप लोगों से कि यहां पर मॉर्फोलॉजी क्या है। देखिए, बायोलॉजी की एक ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। आप लोगों ने कई सारी ब्रांच को सुना होगा, तो उसी में से एक मॉर्फोलॉजी ब्रांच पड़ता है। इस मॉर्फोलॉजी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन दे के रखा है कीड़ों का अध्ययन। तो दोस्तों, स्टडी ऑफ इंसेक्ट होता है एंटेमोलॉजी। आप लोगों ने एक ब्रांच पढ़ी होगी जिसका नाम है एंटेमोलॉजी। और एंटेमोलॉजी जो होता है यह कीटों का अध्ययन होता है। और ये जो कीट होते हैं ये किस संघ से बिलोंग करते हैं, तो आर्थ्रोपोडा से संबंधित ये कीट बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा जो सबसे बड़ा जगत होता है हमारे जंतु जगत का। तो ये सारे की पॉइंट आप लोगों को ध्यान से सुनते रहना है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं मानव विकास का अध्ययन। और मानव विकास का अध्ययन हम लोग विकासिकी में पढ़ेंगे, यानी कि इवोल्यूशन एक ब्रांच होती है, तो वहां हम लोग इसका स्टडी करेंगे। वही हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 देके रखा है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चरल फीचर्स पढ़ते हैं इसके अंदर, शेप और स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजी होता है वो बाहरी आकार का अध्ययन किया जाता है। किसी जैसे हम प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट की बाहरी संरचना में किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, उन सभी को स्टडी हम लोग करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। इसी से एक ब्रांच और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस ब्रांच का नेम है एनाटॉमी। एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार मॉर्फोलॉजी होता है बाहरी संरचना का अध्ययन होगा, यह किसी भी जीव की या पौधों की बाहरी रचना का अध्ययन होता है। तो वही एनाटॉमी जो होता है वह एनाटॉमी आंतरिक रचनाओं का अध्ययन होता है। आंतरिक रचनाओं का अध्ययन होता है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, छोटे छोटे पहलुओं पर आप लोगों को ध्यान देकर आगे बढ़ना है। एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी हो जाता है, वही मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर का स्टडी हो जाता है, जो हम लोगों को यहां पर दिया गया है। सही जवाब हमारे लिए इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग पढ़ लेते हैं, जीव और पर्यावरण परस्पर निर्भरता का अध्ययन। देखिए, काफी महत्वपूर्ण ब्रांच है ये भी, रेलवे की हर एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी भी पूछा जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं कि हर एक जीव पर्यावरण में निवास करता है और पर्यावरण के साथ हर एक जीव की एक संबंधिता होती है, एक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इनडायरेक्टली हम भी किसी न किसी प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है।
तो ये जो डिपेंडेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है, इसका जो स्टडी होता है वो इकोलॉजी के अंदर किया जाता है। इकोलॉजी ब्रांच आपने नाम जरूर सुना होगा, इसे हम लोग पारिस्थितिक तंत्र के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि इकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो इकोलॉजी स्टडी हो जाता है सजीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन हो जाता है। दोस्तों बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन यहां से हमारे रेडी होते हैं और एक मैंने आपको एनाटॉमी बताया। एक प्रश्न के लिए हमने टोटल 5 क्वेश्चंस को यहां से कंप्लीट किया है। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम बनाना है, तो आपने नोट कर लिया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, यही प्रश्न जो एग्जाम में आता है, जानवरों और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नंबर डी आप लोगों से डिस्कस किया और वहां हमने देखा कि जितने भी सजीव होते हैं उनका अगर रिलेशन आपसे एनवायरमेंट से पूछे, पर्यावरण से वो किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है इसका जो ब्रांच होता है वो होता है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। एग्जाम में ये क्वेश्चन हर बार आता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है यह क्या होगा। इसी को हम लोग इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, इसके जो जनक हो जाते हैं वो जनक हो जाते हैं एजी टेंसले। एजी टेंसले को हम इकोलॉजी के जनक कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एजी टेंसले वर्ड अगर एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। फूड वेव, फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला कि हर एक जीव की जो डिपेंडेंसी होती है वो होती है उत्पादक के ऊपर। और ये उत्पादक या प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर कहलाते हैं हरे पौधे। हरे पौधों को हम लोग उत्पादक कहते हैं। हरे पौधों को कोई अन्य जीव खाएगा, उससे कोई अन्य जीव खाएगा, इस हिसाब से 10% लॉस का एक रूल होता है। और यह 10% रूल जो दिया था ये किसने दिया था? तो 10% जो नियम है ये दिया गया था लिंडमान के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? लिंडमान के द्वारा यह नियम दिया गया था, 10% लॉस का नियम। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इकोसिस्टम से। आगे हम लोग इकोलॉजी को और भी डिटेल पढ़ेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पर। तो इसका सही जवाब हम लोगों ने अभी पढ़ा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए और जल्दी से मुझे ये बाकी ब्रांचेस के आप लोग नेम बताइए कि इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, क्लाइमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है और एंटेमोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहने वाला है, तीनों प्रश्न। दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इस सेशन में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ प्रश्न है और अपडेटेड क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी आपने WHO का नाम जरूर सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक छोटा सा सजेशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, जरूर पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। एक प्रश्न जरूर आपके शिफ्ट में देखने को मिल सकता है। यहां से हमारा क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किससे कम नमक का सेवन उच्च रक्तचाप को रोकने में मदद करता है और वयस्क आबादी में हृदय रोग और हृदयाघात जैसे स्ट्रोक आता है, हार्ट स्ट्रोक आता है, कि खतरे को कम करता है। आपने अक्सर सुना होगा जिन्हें रक्तचाप या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उन्हें कम नमक की मात्रा दी जाती है। तो नमक से क्या संबंध होता है हमारे रक्तचाप का या स्ट्रोक का? दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारा जो नमक होता है ये होता है NaCl, और आपको मैं बताऊं इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, केमिकली सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ जो सोडियम होता है यह हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पास Na। नमक खाने से जो रक्त का दबाव है वो बढ़ता है, तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको नमक की कम मात्रा दी जाती है। तो WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी प्रतिदिन निश्चित मात्रा डिसाइड की है कि किससे कम मात्रा में नमक उनको दिया जाए ताकि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो दोस्तों इस मात्रा को हम लोग देखने वाले, यहाँ पर दिया गया है प्रतिदिन 10 ग्राम नमक उन्हें लेना चाहिए खाने में, या फिर प्रति सप्ताह 5 ग्राम, काफी ज्यादा ही कम हो जाएगा कुछ, प्रति सप्ताह 10 ग्राम या फिर प्रतिदिन 5 ग्राम। किससे कम क्वांटिटी आप लोगों से पूछी है, तो दोस्तों मैं बताने वाला हूं कि WHO के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम होता है उन्हें प्रतिदिन यानी कि पर डे
5 ग्राम से बिलो यानी कि 5 ग्राम से कम नमक की मात्रा लेनी चाहिए, जिससे उनके ब्लड सर्कुलेशन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। और आपको मैं बता दूं कि ब्लड प्रेशर से हृदय रोग और हृदयाघात, स्ट्रोक जैसे खतरे भी आ सकते हैं, इसलिए नमक की कम मात्रा उन्हें दी जाती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और एनटीपीसी स्टेज 2 एग्जाम में ये पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि सीबीटी 2 में आया हुआ ये प्रश्न है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब आप लोगों के लिए हो जाने वाला है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे सामने, 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या हुआ करता था, आप लोगों को बताना है। 5 जगत वर्गीकरण जो भी था उसमें वर्गीकरण का प्रमुख आधार किसको हम कहेंगे, दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है, तो आप यहां पर इसका जवाब मुझे देंगे। चलिए, तो 5 जगत वर्गीकरण में वर्गीकरण का जो प्रमुख आधार यहां पर माना गया वो कौन है, तो पहला ऑप्शन हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया है, ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है यहां पर पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, या फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर संचलन की यानी कि मूवमेंट की। देखिए वर्गीकरण का आधार अगर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, तो मैं आपको बताने वाला हूं आर एच विटेकर के द्वारा। आर एच विटेकर के द्वारा 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया गया। ये 5 जगत कौन थे, तो 5 जगतों के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे इसमें हम लोग सबसे पहला जगत पढ़ते हैं मोनेरा। कौन सा जगत पढ़ते हैं, पहला मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के बाद में नंबर 2 पर यहां पर आ जाता है प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत। और प्रोटिस्टा जगत के बाद में यहां पर आ जाता है फंगस यानी कि कवक जगत, जो सेपरेटली यहां पर कवकों का जगत बना दिया गया था। कवक जगत के बाद में यहां पर प्लांटी यानी कि पादप जगत भी आ जाता है। और इन द लास्ट एनिमेलिया किंगडम यानी कि जंतु जगत का यहां पर नंबर आता है। ये 5 जगत किसके द्वारा दिए गए थे, आर एच विटेकर के द्वारा 1969 में। ये सीधा वन लाइन फैक्ट में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोगों को काफी सावधानी यहां पर बरतना है। तो आपसे यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि इस वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था, किसके आधार पर यह वर्गीकरण। देखिए अगर हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के आधार की बात करें तो यह उसका जो प्रमुख आधार था यह था पोषण स्तर के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर, प्रचलन नहीं, मूवमेंट नहीं, प्रजनन के आधार पर, प्रजनन के आधार पर दिया गया था। यहाँ रिप्रोडक्शन भी एक आ जाएगा, पोषण स्तर के आधार पर, अलग अलग प्रकार के पोषण स्तर के आधार पर भी ये दिया गया था। ये 2 नाम आप लोगों को अपने नोट्स में लिख लेना है कि 5 जगत वर्गीकरण का जो फंडामेंटल बेस, फंडामेंटल किस फंडामेंटल पर ये दिया गया था, किस बेस पर ये दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है न्यूट्रिशन लेवल एंड रिप्रोडक्शन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहां पर हमारे पास पोषण देके रखा है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, आर एच विटेकर साहब ने दिया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विटेकर द्वारा, देखिए क्लासिफिकेशन से जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी आप लोगों के सामने में लेकर आने वाला हूं, केवल बने रहिए, समय लगेगा क्योंकि अच्छी चीजों को बनने में समय जरूर लगता है और समय से आपको नहीं डरना है। पढ़ते रहिए, जितने भी क्लासेस मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा दी है आप उन्हें समय निकालकर जरूर देखें, देर बहुत ज्यादा फायदा होना है, ये मेरी गारंटी। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो मैंने इन 5 जगतों के नेम आप लोगों को बता दिए हैं। ये 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और कौन हो जाएगा, जंतु। ये वो 5 जगत है जो आर एच विटेकर के द्वारा दिए गए थे। ये आधार था पोषण स्तर और प्रजनन का। पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इनमें कौन शामिल नहीं था, एनिमिलिया शामिल था, प्रोटिस्टा भी यहाँ पर शामिल है और फंजाई भी शामिल है। प्रोटोजोआ को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रोटोजोआ क्या होता है, आप लोगों ने कई सारे प्रोटोजोआ का नाम सुना होगा। इनके प्रमुख अगर हम रोग की बात करते हैं प्रोटोजोआ के, तो इसमें प्रमुख रोग में आ जाता है मलेरिया। आपको ध्यान रखना है मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। और आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि इसका प्रोटोजोआ कौन होता है, तो प्रोटोजोआ का नेम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस का मतलब है सोने की बीमारी, है ना, स्लीपिंग सिकनेस, अनिद्रा रोग, सोने की बीमारी, यह भी प्रोटोजोआ से होता है।
एक रोग होता है जिसका नाम होता है ब्लैक हजार यानी कि काला हजार नामक बीमारी, या काला पानी बुखार भी इसे हम लोग कहते हैं। एक होता है पायरिया, जो दांतों में मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, घाव हो जाता है, पायरिया नाम का रोग। तो पायरिया नाम का जो रोग होगा वह भी प्रोटोजोआ के द्वारा ही होता है। एक होता है पैचिस, तो पैचिस का जो पैचिस डिसीज है वो भी इससे हो जाएगा। तो कई सारे रोग हैं जो आप लोगों को प्रोटोजोआ के द्वारा देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना है, प्रोटोजोआ डिसीज को स्प्रेड करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये सभी बीमारियां प्रोटोजोआ के कारण है। प्रोटोजोआ जो टर्म है ये किसने दिया था? तो प्रोटोजोआ जो टर्म दिया गया था वो दिया गया था ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा प्रोटोजोआ का टर्म दिया गया था। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? तो ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं, ध्यान रखना है, पर ये यूकेरियोटिक होते हैं। और प्रोटिस्टा के ही एक प्रोटिस्टा को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही हम लोगों को प्रोटोजोआ पढ़ना होता है। दोस्तों समझ में यह प्रश्न आपको जरूर आया होगा। सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, यानी विच ऑफ दिस इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप लोगों को देखना है, ग्रुप डी का यह प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। चलिए पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। तो ये हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया है, 2022 एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप डी की। तो इनमें से कौन एक कोशिकीय जीव है, यहां पर देके रखा है जू, यहां पर ब्रेड मोल्ड यानी कि ब्रेड फफूंद, पैरामीशियम भी देके रखा और अमरबिल भी देके रखा है। तो दोस्तों इनमें से जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं काफी ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, कौन इसमें एक कोशिकीय और कौन बहुकोशिकीय जीव हो सकता है। एक प्रश्न यहां से देखने को जरूर मिलेगा। तो यहां अगर हम लोग देखें एक कोशिकीय में अमीबा, अगर हम लोग सभी के सभी यूनिसेलुलर एनिमल को डिस्कस करें तो कौन कौन से एनिमल आ सकते हैं एक कोशिकीय जीवों में। सबसे पहले नाम आता है अमीबा का, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पैरामीशियम की, तो जितने भी पैरामीशियम नाम जब भी आप लोगों को या इसकी प्रजाति के जितने भी एनिमल है वो एक कोशिकीय जीव ही आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं युगलिना, तो युगलिना कैसा जीव है? तो युगलिना भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। यहां फिर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट यानी फफूंद, जो ईस्ट होता है ये ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव माना जाता है। दोस्तों अपने नोट्स में ये चार नाम एंट्री कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम्स यहां से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ईस्ट क्या है? तो एक कोशिकीय कवक है। अगर एग्जाम में पूछे युगलिना एक कोशिकीय, जिसे हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। पैरामीशियम इसे हम लोग स्लीपर एनिमल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये चप्पल जानवर होता है, इसे हम लोग चप्पल जंतु के नाम से भी जानते हैं। स्लीपर जैसी इसकी शेप होती है, या इसे हम लोग चप्पल जंतु कहते हैं। इसे हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं। अमीबा आप लोगों को पता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक एनिमल होता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, लिख लीजिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण डाटा है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। सही जवाब हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैरामीशियम। और इसके अलावा जितने भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, जू, ब्रेड फफूंद या अमरबेल, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं। काफी अच्छा प्रश्न है क्लासिफिकेशन को लेकर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहां पर कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। एक सिस्टम आप लोगों को बताना है, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो किस अकॉर्डिंग, मैंने पहले भी कहा था वर्गीकरण में कि आप इस प्रकार के प्रश्न तैयार कर लीजिए। और आज आपके सामने है क्वेश्चन, यह 2022 ग्रुप डी में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया है और 2018 ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग जो देख पा रहे हो। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे बड़ी यूनिट आ जाती है जगत यानी कि किंगडम। किंगडम की बात करते तो किंगडम तो यहां पर देके नहीं रखा है। किंगडम के बाद आ जाता है संघ, संघ यानी कि जिसको हम लोग फाइलम के नाम से जानते हैं। फाइलम के बाद में यहां पर आ जाती है क्लास यानी कि वर्ग, और वर्ग के बाद ऑर्डर आ जाता है, वर्ग के बाद यहाँ गण आ जाता है, गण के बाद यहां पर आ जाता है क्या आ जाएगा? फैमिली, फैमिली यानी कि कुल, और कुल के बाद यहाँ वंश यानी जिनस आ जाएगा, और वंश के बाद यहाँ स्पीसीज आ जाती है, जाति आ जाती है। दोस्तों ये क्रम मैंने पहले पढ़ाया है आप लोगों को प्रीवियस सेशन में। आप लोग ध्यान रखिए, ये 7 नेम आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ ले। जगत यानी किंगडम,
किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद में यहाँ पर क्लासेस आ जाएगी, ऑर्डर आ जाएगा, फैमिली हो जाएगी, जीनस हो जाएगा और स्पीसीज हो जाएगी। यानी कि जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो यहाँ जगत नहीं दे के रखा है, संघ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चारों ऑप्शन में संघ से स्टार्ट है, संघ के बाद वर्ग आ रहा है, तो संघ के बाद गण वाला ऑप्शन हटा दीजिए, संघ के बाद वर्ग वाले ऑप्शन हमारे पास 3 बचे, वर्ग के बाद गण आ रहा है, तो वर्ग के बाद कुल इसको हटा दीजिए, वर्ग के बाद कुल हटा दीजिए, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इस तरीके से आपको एक सही अरेंजमेंट करना था क्लासिफिकेशन का। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहा जाता है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी जाति, सबसे छोटी इकाई कहते हैं जाति को। दोस्तों स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए। और अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गीकरण के जनक कौन है, तो ध्यान रखना है बायोलॉजी में वर्गीकरण के जनक है कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, जेई में पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल एग्जाम में पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप किसकी खोज हुई थी, आपको बताना है। रदरफोर्ड ने जो एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था, सोने की पतली पन्नी का उपयोग किया था, जिसकी मोटाई 100 नैनोमीटर मानी जाती है ना, ध्यान रखना है। और इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करवाई थी, अल्फा कणों की। तो इन्होंने बीच में यहां पर किसकी खोज की थी, तो इसके द्वारा, इस प्रयोग के द्वारा नाभिक की खोज मानी जाती है। नाभिक 1921 का ये प्रयोग है, नाभिक की खोज इसके अंदर हुई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से कई बार क्वेश्चन आए हैं और भी आगे वाले सेशन में आपको यहां से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहां आपको ध्यान रखना है नाभिक की खोज रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की किसी रासायनिक प्रक्रम के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। यूनिक प्रश्न है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में 13/9/2022 को। और देखो ध्यान रखना है, रेलवे का एक रूल मैं आपको बता देता हूं, रेलवे हमेशा किसी टॉपिक को रिपीट करता है, इसलिए समझदारी आप लोगों को दिखाना है। जितने भी टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं, किसी भी चैप्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से। केवल आप मन लगाकर पढ़ते रहिए, आप मन लगाकर पढ़ते रहिए और पढ़ने से आप लोगों की एग्जाम क्लियर होगी यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो इस बार एक प्रण ले लीजिए कि इस बार हम लोगों को हमारी सीमा से बाहर जाकर ही पढ़ना है, जितनी हमारा पोटेंशियल है उससे भी कई गुना बेहतर पढ़ना है। पूछा जा रहा है कि अगर कोई पदार्थ है जो हाइड्रोजन की जिसमें वृद्धि हो रही है, तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन का जो निकलना होता है, हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, तो मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ाया था, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है, इसे ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। वही अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग रिडक्शन के नाम से जानते हैं, रिडक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसी प्रकार अगर ऑक्सीजन आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, तो अपचयन। यहीं फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जो मैंने आप लोगों से 5 या 6 पॉइंट डिस्कस किए थे, केवल वो पढ़ लीजिए, एग्जाम्स बन जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही रहेगा हमारे लिए, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम में पूछा गया है, अ ट्रिपलेट्स हैज अ मिडिल एलिमेंट। ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है और अपडेटेड क्वेश्चन है, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया। पीरियोडिक टेबल हम जब भी पढ़ते हैं तो हमने ट्रायड पढ़े होंगे या त्रिक नियम को जरूर डिस्कस किया होगा। तो त्रिक नियम दिए गए थे डोबे राइनर के द्वारा, डोबे राइनर के द्वारा। डोबे राइनर ने 3-3 तत्वों के समूह बनाए थे, यानी इन्होंने 3 तत्वों के समूह का निर्माण किया और 3 तत्वों के समूह में इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन्होंने क्या किया कि पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत, परमाणु भार का जो औसत था, परमाणु भार का औसत वह
दूसरे तत्व का परमाणु भार माना जाएगा। यही स्टेटमेंट आप लोगों को थोड़ा स्किप करके देखना है, फिर से रिपीट कर लें कि पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व का परमाणु भार माना जाएगा। यह डोबेराइनर के त्रिक नियम में दिया गया था। तो आपको यहां बताना है कि त्रिक नियम में मध्य तत्व क्या होता है। पहले और तीसरे तत्व के योग नहीं होगा, योग के परमाणु द्रव्यमान नहीं, पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगुना नहीं होगा, पहले और तीसरे तत्व के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। अब आप देखिएगा, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। अच्छा, दोनों रिपीट हो गए तो आप किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर करेक्ट मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों एक जैसे हैं, इसलिए आप लोगों को सही मान लेना है किसी एक को। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। वही अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया, तो अष्टक नियम दिया गया था जिसमें 8 तत्वों के समूह बनाए गए थे, ये दिया गया था न्यूलैंड के द्वारा। न्यूलैंड के अष्टक नियमों को आपने जरूर पढ़ा होगा, जिन्होंने संगीत के सुरों से अपने नियम की तुलना की थी। हर एक ग्रुप का पहला तत्व अपने से 8वें तत्व के गुणों में क्या रखेगा, समानता रखेगा। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है कि म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों काफी पॉपुलर प्रश्न है कमर्शियल नेम को लेकर, और पूछा, मैं एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो आप लोगों को इस पर बनाऊंगा कमर्शियल नेम पर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ म्यूरिएटिक एसिड। एनटीपीसी 2021 एग्जाम में पूछा गया है, सीबीटी फर्स्ट में। तो दोस्तों ये म्यूरिएटिक एसिड होता क्या है, इसमें ऑप्शन देके रखे, परक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या पिक्रिक एसिड। देखिए म्यूरिएटिक जो अम्ल होता है वह होता है HCl, यानी HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे आमाशय से यह नेचुरली स्रावित होता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि सांद्र HCl का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 0। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सांद्र यानी हाई कंसंट्रेट HCl का पीएच वैल्यू कितना होगा, तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, म्यूरिएटिक एसिड HCl को ही कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन क्षार का गुण नहीं है। एसिड और बेस से काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। क्षार का गुण नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाई, एल्कलाई का प्रॉपर्टी नहीं है बताना है। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहला ऑप्शन इसमें लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितने भी क्षार होते हैं लाल को नीला करते हैं, और अम्ल क्या करते हैं, एसिड नीले को लाल करेंगे, यानी ब्लू को टर्न करेंगे रेड में। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाना है यहां से। दूसरा स्टेटमेंट है ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, यह बात गलत है, यह एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, क्योंकि मैं बता दूं जितने भी अल्कलाई होते हैं क्षार, ये पानी में घुलकर OH यानी कि हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, और हाइड्रोजन आयन कौन देते हैं, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं एसिड। एसिड का नेचर होता है H+ देना। और यह बात किसने कही थी, आर्हीनियस नाम के वैज्ञानिक ने कही थी। ध्यान रखना है, आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ डोनेट करते हैं और क्षार OH- देते हैं। दोस्तों बाकी हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मोटी सामग्री को विघटित कर देते हैं, सही स्टेटमेंट है। और आपने साबुन देखा होगा, साबुन में सोडियम और पोटेशियम के उच्च वसी अम्ल होते हैं, तो हम लोग देखेंगे ये फिसलन युक्त साबुन जैसे होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इनमें से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, आपको बताना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है, तो रेडियो एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इनकी खोज की थी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी हेनरी बेकुरल के द्वारा। हेनरी बेकुरल, मैडम क्यूरी, ये 3 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। मैडम क्यूरी और इनके हस्बैंड पी क्यूरी यानी पीरे क्यूरी, इनके द्वारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की गई थी। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सामान्य तत्वों से थोड़े भिन्न होते हैं, क्योंकि इनके नाभिक में अपार मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है। जब भी इनके नाभिक को विखंडित किया जाता है तो इनमें आप लोगों को ध्यान रखना है अल्फा,
बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। और इस बात को शो किया था रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में। तो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अगर उनका विखंडन किया जाए, उनका फिजन किया जाए, तो वहां से हमें 3 पार्टिकल रेडिएशन के रूप में देखने को मिलते हैं, अल्फा बीटा और गामा। दोस्तों ध्यान रखना है। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज की थी। अब काफी सारे एलिमेंट आपने सुने होंगे जिनका उपयोग हम लोग परमाणु भट्टी में करते हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो प्लूटोनियम तो यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, टाइटेनियम नहीं होगा, टाइटेनियम नहीं होगा, ध्यान रखना है। एटॉमिक नंबर 22, जिसे हम लोग रणनीतिक धातु के नाम से भी जानते हैं, टाइटेनियम को मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है रणनीतिक धातु के नाम से जानते हैं। युद्ध क्षेत्र में इससे संबंधित औजार बनाए जाते हैं। तो रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? मेटल, यानी कि मेटल ऑफ बैटल, मेटल ऑफ बैटल कहा जाता है टाइटेनियम को। यूरेनियम होप, मेटल ऑफ होप यानी कि आशा धातु हो जाती है। थोरियम आपको ध्यान रखना है मोनोजॉइड रेत, मोनोजॉइड रेत इसका अयस्क होता है, मोनोजॉइड रेत इसका एक प्रमुख अयस्क होता है, दोस्तों ध्यान रखना है। तो टीएस, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये तीनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे, बल्कि टाइटेनियम इसका एक सही जवाब होगा। टाइटेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, यह एक सामान्य तत्व की श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि खाने के नमक किससे बना होता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी अच्छे स्तर का प्रश्न माना जाता है। खाने का नमक, जिसमें आपको फार्मूला तो पूछा नहीं जाएगा आज के लेवल में, NaCl का फॉर्मूला होता है NaCl। अब जो NaCl होगा सोडियम क्लोराइड, इसमें बंध कौन सा होता है? आयनिक बंध होता है। एक धातु और एक अधातु के बीच में पाया जाने वाला बंध, आयनिक बॉन्ड इसमें बीच में पाया जाता है, दोस्तों ध्यान रखना है। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में 2018 एग्जाम में पूछा गया है खाने का नमक बनता कैसे। तो आप इसके ऑप्शन पढ़िए, काफी अच्छा प्रश्न है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत क्षार से, एक कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, या फिर यहां पर देकर रखा है एक कमजोर अम्ल और एक मजबूत कमजोर क्षार से। चलिए मैं एक विथ रिएक्शन इसको समझा देता हूं। हमें नमक बनाना है। देखिए आपने एक प्रक्रिया का नाम जरूर सुना होगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, इसमें एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार लेते हैं। प्रबल अम्ल में आपने HCl ले लिया, प्रबल क्षार में आपने NaOH ले लिया। यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहां जो Na, यहां H+Cl- Na+OH-, यहां का प्लस इस Cl से जुड़ेगा, यानी बनेगा यहां पर NaCl। देख लीजिएगा नमक का निर्माण हम करवा चुके हैं, नमक का निर्माण हम करवा चुके हैं। साथ में ये OH बचा है और ये OH इस H से रिएक्ट करेगा और यहां बनेगा H2O। और जिस प्रकार आप लोगों को ये रिएक्शन दिख रही, यहाँ एक लवण और पानी बना, और जिस अभिक्रिया में एक लवण और एक पानी बनता है उसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो यहां हमने जो एसिड और बेस का यूज किया वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, एक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों समझ में आ रहा है, बहुत ही प्यार से आप लोगों को समझाया जा रहा है, हर एक क्वेश्चन को लापरवाही नहीं करना है, पढ़ते रहिएगा। क्योंकि घर से जिस सफर के लिए निकले हो ना, जब तक वहां नहीं पहुंच जाओ, रुकना मत, थकना मत, चलते रहना। क्योंकि जिस दिन मंजिल मिल गई सारी थकावटें दूर हो जानी है आपकी लाइफ की। दोस्तों ध्यान रखना है, आपका सिलेक्शन आपके लिए जरूरी है, आपके परिवार के लिए जरूरी है। और भी कई लोग हैं जिनको इंतजार है आपके सिलेक्शन का, उनके लिए पढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए, पर पढ़िए जरूर। दोस्तों यहां सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। ग्रुप डी 2022 एग्जाम में आया हुआ है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। दोस्तों आप लोगों को यह प्रश्न समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं समझा देता हूं। हमारे पास एक मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट हम लोग ले लेते हैं। मैंने एक बार मैग्नेट यहां पर लिया, आपने इस बार मैग्नेट यानी क्षण चुंबक को देखा होगा, यहाँ N पोल होता है, यहाँ S पोल होता है, N और S पोल। आपको पता है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं इस चुंबक के अंदर साउथ पोल से निकलकर नॉर्थ की तरफ जाती है और बाहर क्या करेगी, नॉर्थ से निकलकर साउथ की तरफ जाएगी। आपने इस प्रकार रेखाओं को जरूर देखा होगा। इन्हें हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से जानते हैं, इन्हें हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की ओर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है।
और चुंबक के भीतर साउथ से निकलकर ये नॉर्थ की तरफ जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है, ये चुंबक की बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। आपको ध्यान रखना है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, स्पर्श नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को ये स्पर्श नहीं करेगी। ये इसका सेकंड नेचर होता है कि एक बंद वक्र बनाकर चलती है, यानी कि क्लोज कर्व बनाकर आगे चलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि समानांतर होती है। हर एक स्थान पर ये एक दूसरे के पैरेलल होगी, पैरेलल टू ईच अदर इन एवरी प्लेस। हर एक बिंदु पर ये एक दूसरे के समांतर होती है। यही चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता मानी जाती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब अगर हमें देखना है तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव से पूछा यानी कि नॉर्थ से निकलकर ये साउथ पर जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इंटरसेक्टिंग तो नहीं करती है। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं या ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं। दोस्तों ध्यान रखना है, नॉर्थ पोल से ये निकल रही है और साउथ की तरफ जा रही है, बाहर की तरफ। आप एक बार और देख लीजिएगा, नॉर्थ से निकलने वाली, तो निकलने वाली यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए हो जाएगा सही जवाब, है ना। ध्रुव से निकलने वाली रेखा। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन तो बना रहता है क्योंकि ये प्रश्न यूनिक है, अभी तक हमने इन प्रश्नों को देखा नहीं है, तो आप लोगों को समझना है ऐसे क्वेश्चन को। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? ओजोन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। ओजोन का फार्मूला होता है O3, ओजोन का फार्मूला होता है O3। यह हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाने वाली एक ब्लू कलर की लेयर होती है, और यह लेयर क्या करती है, सूर्य से आने वाली यूवी लाइट्स को, यानी कि यूवी प्रकाश को, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। दोस्तों ध्यान रखना है, तो इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी मोटाई होती है कि इस लेयर की मोटाई कितनी है, तो उसको मापने का इकाई होता है डॉप्सन। क्या होता है? डॉप्सन। और यह डॉप्सन जो इंस्ट्रूमेंट है, यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है, डॉप्सन, डॉप्सन नाम से याद रखना है। तो प्रोफेसर जीएमबी डॉप्सन के द्वारा यह खोजा गया था। आपको ध्यान रखना है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की खोज किसने की थी? डॉप्सन ने। तो क्योंकि जो ओजोन की मोटाई होती है उसके मापने की इकाई भी आप लोगों को इसका डेंसिटी डॉप्सन से ही मापा जाता है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब मुझे आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में जाकर कि ओजोन को नष्ट करने वाली गैसेस कौन कौन सी है। काफी अच्छे से शानदार तरीके से आपको मुझे जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। एलपी टेक्नीशियन एग्जाम में आया और काफी इजी प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोगों को समझा देता हूं, एक मिनट में ठीक कर देता हूं कैमरे को। चलिए यहां हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर लाइट की स्पीड को हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, वैक्यूम यानी कि निर्वात में। अब निर्वात जहां पर कोई माध्यम किसी प्रकार का कोई माध्यम यानी कि ठोस द्रव गैस नहीं होते प्रेजेंट, उसी को हम लोग कहते हैं निर्वात की स्थिति। दोस्तों ध्यान रखना है, निर्वात में अगर लाइट की स्पीड को हम लोग देखें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग होती है। ये कहां होती है? निर्वात में। आपको ध्यान रखना है निर्वात में। अगर हम लोग हवा की बात करें तो हवा में भी लगभग यही होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगर हम लोग जल की बात करते हैं कि जल के अंदर जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी। वही अगर हम लोग कांच की बात करते हैं तो कांच में यह स्पीड मानी जाती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों ये जितने भी नाम आप लोग यहाँ पर दिए गए हैं, मैंने सभी में लाइट की स्पीड को बता दिया है, आपको ये डाटा अच्छे से रिमेंबर रखना है। तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होगी? निर्वात में होगी, ध्यान रखना है, वैक्यूम में। और अगर ध्वनि की चाल पूछे तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम चाहिए। प्रकाश बिना माध्यम के भी गमन कर सकता है क्योंकि एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये मानी जाती है। टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। देखिए अगर माध्यम विरल है और विरल से सघन में आ रहा है, मान लीजिए कांच का हमने आयताकार गुटका लिया और हमने यहां से, जहां विरल माध्यम था ऊपर हवा, और यहां हमने अंदर प्रवेश करवाया, तो यहां डेंसिटी बढ़ेगी।
यहाँ डेंसिटी बढ़ेगी और डेंसिटी बढ़ने की वजह से जो लाइट का स्पीड है वो क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू यानी कि अपवर्तनांक बढ़ता है तो प्रकाश की चाल जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है, विरल से सघन में प्रकाश की चाल घटेगी, सघन से विरल में प्रकाश की चाल बढ़ेगी। यही आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर यहाँ ध्वनि पूछा जाता तो ध्वनि विरल से सघन में प्रवेश करने पर उसकी चाल जो है बढ़ती है। तो यहां हो जाएगा जवाब, इसकी गति कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी इट्स स्पीड डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा कि 37 डिग्री तापमान लगभग किसके बराबर होता है। टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके बराबर। दोस्तों हमारा जो सामान्य तापमान होता है वह किसके बराबर होगा, तो हमारा सामान्य ताप होता है किसके बराबर, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो किसके बराबर होगा, 37 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अगर हम लोग सामान्य तापमान की बात करें तो सामान्य तापमान हमारे शरीर का होता है 37 डिग्री सेल्सियस में। वही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, चलिए मैं यहां पर 98.6 लिख देता हूं, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहां पर होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, यह हमारा तापमान होता है। अगर हम लोग रोमर की बात करें तो 29.6 डिग्री रोमर हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। केल्विन की बात करते तो केल्विन में 310 केल्विन हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 37 डिग्री सेल्सियस चारों पैमाने में किसके बराबर है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया है। फ़ारेनहाइट में हमारी बॉडी का सामान्य तापमान 98.6 होता है। सही जवाब हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में यहाँ पर देके रखा है 98.6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो 19 के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, और देख लीजिएगा अनगिनत एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आप यहाँ देख सकते हो एनटीपीसी में लगातार 2 बार ये क्वेश्चन आया है। बाद में 2018-2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हल्के में इस क्वेश्चन को ना ले। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर रिफर्स टू, यानी कि परम शून्य ताप किसको दिखाता है। आपने एक बात सुनी होगी कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान की कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड टेम्परेचर को आप इंक्रीज कर सकते हैं अर्थ पर मिनिमम टेम्परेचर के लिए हमारी अर्थ पर एक टेम्परेचर सेट है, और जिस टेम्परेचर को हम लोग परम शून्य ताप कहते हैं, यानी कि वह न्यूनतम संभव ताप, न्यूनतम संभव ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और यह इसका वैल्यू होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस ये हमारे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है अर्थ पर। तो इसे हम लोग कहेंगे 0 से 273 डिग्री सेल्सियस कम। हाँ 273, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों केल्विन पैमाने में अगर हम लोग केल्विन पैमाने में न्यूनतम संभव ताप या परम शून्य ताप को देखें तो ये हो जाता है 0 केल्विन। ओके, तो आपको ध्यान रखना है 0 केल्विन इसका तापमान हो जाता है, क्योंकि हिमांक बिंदु 273 होता है केल्विन पैमाने में। दोस्तों आज के टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 25 के हम लोगों ने कंप्लीट किए। काफी फायदा होगा इन क्वेश्चन से, पढ़ते रहिए। अगर पिछले सेशन नहीं देखे, एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, पिछले प्रैक्टिस सेट 25 सेशन हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं और ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि हमें इन सभी एग्जाम्स को बनाना है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अच्छे कमेंट्स आप कीजिए, प्यार भरे मैसेज कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट 26 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।